हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एएलपी ग्रुप डी के लिए जो भी साइंस में क्वेश्चन पेपर बनेगा, उसमें जो टेस्ट पेपर हमारा 1 है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप लोग क्या रिस्पांस देते हैं। टेस्ट पेपर 1 है, कोशिश करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो और आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट नंबर 1 है। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ सोप की बात करें तो सोप के पार्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसमें अगर बात करें कौन से आएंगे तो हाइड्रोफोबिक एंड यानी कह सकते हैं। और यहाँ पे जल से घृणा करने वाली शिरा मिसेल होती है। तो वाटर हेटिंग नॉन पोलर होते हैं, जल से घृणा करने वाले गैर ध्रुवीय होते हैं। इनका नेचर होता है यानी कि हम कह सकते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसमें जो वाटर है यानी कि हेटिंग नॉन पोलर होते हैं, जल से विरोध करते हैं। तो आगे बात करते हैं, अगर बात करें आयनिक और पोलर हेड क्या होते हैं तो ये हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं, यानी जल से प्रेम करने वाला होता है सिरा। इनको मतलब ये जल से प्रेम करते हैं, जल के साथ रहते हैं। और बात करें यानी कि ये वाटर लविंग बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं जल से प्रेम करने वाले ध्रुवी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आयनिक पोलर क्या होते हैं तो जल से यानी कि वाटर लविंग होते हैं, जल से प्रेम करने वाले। और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन क्या होते हैं वो करते हैं जल से घृणा करने वाले गैर ध्रुवी यानी कि गैर ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे 2 तरीके के पूछा जाएगा। ये टेस्ट नंबर 1 का सलूशन है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी सीरीज दी जाती है वो याद होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं फॉर्मेशन भी बता देता हूँ। जैसे बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं तत्व, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं कि यानी कि हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम है, एल्युमिनियम है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे जो ये सीरीज है ये यानी कि हम कह सकते हैं घटते क्रम में है। तो ऊपर सबसे मोस्ट रिएक्टिव हमारे आएंगे और उसके बाद रिएक्टिव डिक्रीज ऑर्डर में रहेंगे, और हम कह सकते हैं लास्ट में हमारे सबसे जो कम हैं रिएक्टिव वो रहते हैं, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं। तो याद कैसे करना है, थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक को कैसे यानी याद करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक पीएससी होता है। मैं एक पेन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। 3 तो याद ही हो जाएंगे क्योंकि पीएससी का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे जो ये पी का मतलब होता है पोटेशियम, जो के से डिनोट होता है, सिंबल भी याद रखना है। एन से मतलब क्या होता है हमारे पास सोडियम होता है, पी से हमारा पोटेशियम होता है, यानी कि पीएससी। तो पीएससी 3 याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, और फिर यहाँ पे मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक। तो यहाँ पे कैसे तीनों याद होंगे, यानी कि मैं आलू ज़्यादा इनटेक, यानी कि हमारा क्या है ये आयरन है। तो वैसे भी याद कर सकते हैं कि आलू में जिंक होता है, तो यानी कि मैं आलू जिंक। तो जिंक भी होता है, आयरन भी होता है। तो जिंक पहले ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आलू ज़्यादा इनटेक, यानी कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। और उसके बाद हमारा आता है लेड। लेड के बाद हाइड्रोजन आएगा, फिर हाइड्रोजन के बाद में कॉपर को रखा गया है। तो यानी कि ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है, यानी कि लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद में हमारा मरकरी आएगा, फिर सिल्वर आएगा, फिर हमारा गोल्ड आएगा, ठीक है। यानी कि ये याद रखेंगे आप। हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, फिर हमारा है मरकरी, Hg, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिल्वर, और एल्युमिनियम रहेगा। तो इस तरह से ये टेबल याद हो जाएगी। 2 बार देखेंगे वीडियो, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये कॉमन हमारे एग्जांपल्स हैं आप किसके कोलाइट के। तो ये याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद होता है तो फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, रह जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे ये टेबल है, तो सबसे पहले लिक्विड अगर गैस में मिलती है तो हम कह सकते हैं वो एरोसोल बन रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं फॉग और क्लाउड मिस्ट रहते हैं। इनके ये एग्जाम्पल हैं कोलाइट के, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो ये दिया गया इधर डिस्पर्स फेज है, और ये क्या है डिस्पर्सिंग मीडियम है, यानी कि हम इसको इसमें मिलाते हैं, यानी कि लिक्विड को गैस में मिलाने पर वो एरोसोल बनता है, यानी कि उसके एग्जाम्पल फॉग और क्लाउड और मिस्ट होते हैं, ठीक है। तो फॉग में हल्का सा लिक्विड होता है, हल्की सी गैस होती है। तो इस तरह से फॉग और क्लाउड मिस्ट हमारे बन जाते हैं। एग्जाम्पल तीनों याद रखने हैं, ठीक है। आगे सॉलिड में अगर सॉलिड को गैस में अगर मिला दिया जाता है जैसे, तो वो हमारा एरोसोल बनता है। एरोसोल के 2 एग्जाम्पल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब सॉलिड
को गैस में मिलाते तो एरोसोल बनता है कि स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इसमें आते हैं। हमारे स्मोक में सॉलिड भी रहती है और गैस भी रहते हैं, जैसे सिगरेट वगैरह हो गया, और जो व्हीकल्स हैं वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं। अगर गैस को लिक्विड में मिला देते हैं तो क्या होता है, तो ये एक फॉर्म टाइप की निर्माण करती है, जैसे शेविंग क्रीम हो गई, है ना। तो जिसमें झाग उत्पन्न होती है तो वो हम इसमें ले सकते हैं, यानी कि उसमें गैस को हाई प्रेशर करके लिक्विड में मिलाई जाती है तो ये फॉर्म बनता है, शेविंग क्रीम आता है एग्जाम्पल। आगे लिक्विड अगर लिक्विड में मिलता है तो वो इमल्सन कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में पायस बोलते हैं। तो ये लिक्विड और लिक्विड को लिक्विड में मिलाने से इमल्सन बनता है, यानी कि पायस। और फिर ये एग्जाम्पल क्या होंगे, मिल्क और फेस, और फेस क्रीम दोनों तरीके के मिल्क और फेस क्रीम हो जाते हैं, क्योंकि पानी में दूध में पानी अगर मिला दोगे तो वो हमारा इमल्सन कहलाएगा, पायस कहलाएगा। तो मिल्क और फेस क्रीम ये हमारे एग्जाम्पल होंगे जो हम लोग लगाते हैं, फेयर लवली वगैरह है, ठीक, और भी होंगी क्रीम। और सॉलिड को अगर लिक्विड में मिलाते हैं तो ये सॉल बनता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, जो कीचड़ होता है वो, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर गैस को सॉलिड में मिला देते हो तो क्या होता है, तो गैस को अगर सॉलिड में मिलाने से फोम बनता है। तो फोम के एग्जांपल क्या हो, जैसे फोम हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, और प्यूमिक हो गया। तो ये प्यूमिक पूछा जाता है कि किसका एग्जांपल है, तो गैस को सॉलिड में मिलाने से ये हमारा प्यूमिक बनता है, यानी फोम का एग्जांपल। अगर लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया जाता है तो लिक्विड को सॉलिड में मिलाने पर ये जेल का निर्माण होता है। तो जेली आता है, इसमें चीज़ आता है, बटर आता है, यानी कि जेली और चीज़ बटर किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये हमारे लिक्विड को सॉलिड में मिलाने पे ये जेली का एग्जाम्पल है, इनकी जेल है ये सब। सॉलिड को सॉलिड में ही मिला दोगे तो हमारा क्या बनेगा, तो सॉलिड बनेगा। और सॉलिड से अगर याद करना चाहो तो यहाँ पे कलर्ड और जेम स्टोन होते हैं, ठीक है। तो मिल्क के गिलास होते हैं, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से ये होगा। और क्या है, इस पेपर कितना बड़ा है ये मैं चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में। हाँ, ये तो बड़ा टेस्ट पेपर आ गया मेरे पास। तो इसमें चलो मैं फटाफट पूरा तो करा ही देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा टेस्ट नंबर 2 होगा। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट लगे। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, तो प्रोटोप्लाज्म J.E. प्रकुंजय साहब ने दिया था 1839 में, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, प्रकुंजय ने 1839 में दिया था। और सेल की खोज फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। लेकिन ये जो फर्स्ट डिस्कवर इन्होंने किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। यानी कि हम कह सकते हैं सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक करते हैं, लेकिन जो सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है उसकी खोज कौन करता है, तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में करते हैं। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। तो रॉबर्ट ब्राउन का याद रखें, न्यूक्लियस की खोज की जाती है, सेल के अंदर होता है, सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। और फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल का रॉबर्ट हुक को माना जाता है। लेकिन जब जीवित कोशिका की खोज की बात की जाए तो वो लेवन हॉक होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कौन होंगे, वो लेवन हॉक होंगे। इस तरह से याद नहीं हो पाया, चलो दिखा ही देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से देखो, ये जो है लेवन हॉक को 1674 में विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लेवन हॉक जो हैं इन्होंने एक इम्प्रूव देखा कि डिस्कवर फ्री लिविंग सेल होती हैं। लिविंग सेल की खोज 1674 में लेवन हॉक द्वारा की जाती है। तो 3 तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सेल है उसकी खोज किसने की है, यानी डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसकी खोज किसने की, तो आंसर हमारा होगा कि रॉबर्ट ब्राउन। अगर बात की जाती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आंसर होगा लेवन हॉक।
अगर कहा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबी। आंसर हमारा क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैंने मृत के बारे में बताया, फिर ये बताया कि फर्स्ट डिस्कवर रॉबर्ट हुक को, और मैंने बोला रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में केंद्रित पाया जाता है उसकी खोज होती है। और ये क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि जब कॉपर ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो रंग कैसा होता है, तो Cu यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्षारीय बनता है, साल्ट बनता है, और H2 वाटर बनता है, यानी कि CuCl2H2O नीला हरा बन जाता है जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो आंसर क्या होता है, नीला हरा, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं, ये वाला आज गलत डायरेक्शन में कैमरा रख दिया मैंने, चलो ठीक है। हाँ, बात हो रही है कि द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन फ्लावर डिफरेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एंजियोस्पर्म लोकेटेड कहाँ होते हैं, तो ये हमें पता करना है। तो कैसे पता चलता है, तो एक होता है सेपल, ये प्लांट के बारे में जो रिप्रोडक्शन पार्ट होता है उसके बारे में, ये एक होता है सेपल, एक होता है पेटल, एक होता है स्टेमन, एक होता है पिस्टल। तो जो स्टेमन होता है उसको बोलते हैं, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन, और ये किस कलर के होते हैं, येलोविश होते हैं, यानी येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। और बात करें अगर पिस्टल, तो पिस्टल ये एक हमारा, इसको पुंकेसर बोलते हैं, ये स्त्री केसर होता है पिस्टल। तो ये प्रेजेंट सेंटर ऑफ अ फ्लावर में होता है, फीमेल पार्ट कह सकते हैं इसको, और ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि स्टेमन हमारा यानी कि पुंकेसर, और ये स्त्री केसर होता है, तो ये एक मेल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो पॉलन ग्रेन येलोइश कलर का होता है, और पिस्टल हमारा जो होता है प्रेजेंट सेंटर में होता है फ्लावर के, जो फ्लावर होते हैं अभी मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको, बनाया गया है। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, यानी कि जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि मे बी मतलब हो भी सकते हैं, ये एक लिंगी होते हैं, और आप कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, और बाईसेक्सुअल उभयलिंगी। तो इस तरह से पपाया जैसे हो गया, और वाटरमेलन हो गया, ये हमारे क्या है, यूनिसेलुलर है, यानी कि एक लिंगी है। पपीता है, यानी कि पपाया हमारा हो गया पपाया, और हमारा क्या होगा, वाटरमेलन, वाटरमेलन। तो ये सब हमारे क्या हैं, यानी यूनिसेक्सुअल हैं, और एक लिंगी इनको बोलते हैं, याद रखना है, पपाया और वाटरमेलन। और अगर बात करें ये बाईसेक्सुअल उभयलिंगी कौन से हैं, तो बाईसेक्सुअल में हमारे हिबी यानी कि हिबिस्कस आता है, गुड़हल और मस्टर्ड सरसों आते हैं, ये हमारे क्या हैं, उभयलिंगी यानी बाईसेक्सुअल। तो आपको दो याद रखने हैं कि यूनिसेक्सुअल में पपाया यानी कि वाटरमेलन होते हैं, और जो बाईसेक्सुअल यानी उभयलिंगी जो होते हैं उसमें हिबिस्कस और मस्टर्ड होते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, बात हो रही है क्ले में, क्लेमाइडोमोनास, तो ये पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये हमारे क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, और अमीबा और ईस्ट इसी में आ जाते हैं। तो एक कोशिकीय जीव को हम लोग बोलते हैं, यानी कि हमारा सिंगल सेलुलर, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये अमीबा और ईस्ट हैं कि कैसे हैं, ये एक कोशिकीय जीव हैं, यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो आगे बात करते हैं मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, यानी बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय में आपको याद रखना है कि एक हो गया राइजोपस, याद नहीं देखना। अमीबा और ईस्ट क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, अमीबा और ईस्ट याद रखना है, यूनिसेलुलर, यानी कि यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है, कौन से, अमीबा। और अमीबा जो है बडिंग और रीजनरेशन मेथड से अपना जनरेशन आगे बढ़ाता है, यानी कि याद रखना है कि मुकुलन और पुनर्जीवित कह सकते हैं। और जो यीस्ट होता है वो कैसा प्रजनन करता है, यानी कि
तो प्रजनन ईस्ट हमारा कैसा करता है, तो याद रखना है इसको, ये हमारा कैसा करता है, ये भी बडिंग से करता है, यानी कि मुकुलन से करता है। आगे बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीव यानी कि हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर है। तो ये दो तरीके से, दो याद रखने एग्जाम्पल है, राइजोपस और कवक, यानी कि राइजोपस रहेगा और कवक रहेगा, दोनों आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं बहुकोशिकीय की, राइजोपस और कवक। ठीक है, लास्ट पेपर है। आगे अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टिश्यू, तो टिश्यू को हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेट यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो इनको हिंदी में बोलते हैं विभोज्य ऊतक, और ये एक परमानेंट होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं, यानी कि स्थायी ऊतक। तो पूछा गया सवाल है कैसे पूछा जाता है, जब परमानेंट टिश्यू में हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं यानी सरल स्थायी ऊतक आते हैं। परमानेंट टिश्यू को टू कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसी वजह से ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया सरल स्थायी ऊतक, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं कौन से, तो आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है, एक जाइलम हो गया, एक फ्लोएम हो गया। और अगर सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये हमारे तीन कैटेगरी में होते हैं। एक होता है कॉलनकाइमा, एक होता है हमारा स्केलेनकाइमा यानी कि स्केलेनकाइमा, और एक होता है ये पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा, ये कॉलनकाइमा, स्केलेनकाइमा और पेरेन्काइमा, ये टफ नाम होते हैं थोड़ा, लेकिन याद करते चलना है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार कॉल करेंगे याद हो जाएगा। जो स्केलेनकाइमा होता है वो डेड सेल होती है, और बाकी जो होते हैं आगे बताएंगे हम आपको। आगे बात कर रहे हैं कि यानी खंडन विधि क्या होती है, प्रजनन विधि यानी कि फ्रेगमेंटेशन मेथड होते हैं। जैसे स्पायरोगेरा क्या होता है, ये खंडन विधि करता है, यानी कि कौन सी खंडन मेथड होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, कौन सा, यानी स्पायरोगेरा एग्जाम्पल याद रखना है, ये खंडन विधि से प्रजनन करता है यानी कि फ्रेगमेंटेशन। और कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज उपास्थि द सॉलिड होते हैं, मैट्रिक्स इज द कंपोज ऑफ द प्रोटीन्स एंड शुगर। कार्टिलेज स्मूथर बोन सरफेस एट अ जॉइंट, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, नोच में, ईयर में और ट्रेकिया में, एंड लारिक्स में नहीं, लेरिक्स में नहीं होती है, केवल नोच में होती हैं और ईयर में होती हैं, ट्रेकिया में होती हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है, तो हमारे एक ईयर में पाई जाती है, नोज में पाई जाती है और ट्रेकिया में पाई जाती है, याद रखना है। कोशिका झिल्ली के लिए प्रोटीन लिपिड किसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन लिपिड निर्माण करते हैं। इंडोप्लाज्मिक पेरिटोकुलम ये में पाए जाते हैं, ये याद रखना है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल, मतलब जो प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो आप बॉडी बिल्डिंग कह सकते हो, प्रोटीन हमारा होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं बायोजीनेसिस। इस प्रक्रिया को सेल्वी जीवांत जनन कहते हैं, ये कोई याद नहीं रखता है। लास्ट में हमारा आता है जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया करने पर तो ये पीले अवक्षेप का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें ये KI पोटेशियम आयोडाइड, PB लेड, NO3 का होल्टवाइज के NO3 का निर्माण होता है, PbI2 बनता है, जो किस कलर का होता है, जब पूछा जाता है जब लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो रिएक्शन तो होती है लेकिन वे पीले अवक्षेप का निर्माण होता है, ये याद रखना है। आगे परागण के लिए एजेंट क्या हो सकते हैं, ये तो सबको पता होगा। परागण के लिए हमें हवा से कर सकते हैं उसका, और पानी से हो सकता है, कीड़े कीट कर सकते हैं, जानवर कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें जब चट्टान आ जाएगी, रेत आ जाएगी तो वो नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर पे वो जाकर सेट हो जाते हैं। कैंसर के उपचार के लिए हम कोबाल्ट-60 का यूज करते हैं, ये याद रखना। और फुफ्फुसी धमनी वहन करती है फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित युक्त। तो फुफ्फुसी धमनी, धमनी हमेशा अशुद्ध, सॉरी, फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित, हाँ ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फुफ्फुसीय धमनी में
बहता है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी लंग्स की बात होगी तब ये हमारा आंसर होगा। और बॉडी में हमारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे मेन वेन कावा और मेन आर्टरी जिसको बोलते हैं ऑरोटा। तो इसमें वेन्स में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वेना कावा में, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेन मेन आर्टरी और आरोटा में होता है। ठीक है, तो वीन में हमारे क्या होते हैं जिसको बोलते हैं सिरा, ये होती है धमनी। तो दोनों याद रखना है। तो थैंक यू। आगे जो होगा टेस्ट 2 वो हम आपको कराएंगे कल। अगर आपने कमेंट किया अच्छे से और अच्छा रिस्पांस रहा तो पर डे हम टेस्ट 15-20 मिनट में करवा दिया करेंगे, 50 क्वेश्चन का या 30 क्वेश्चन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।